तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट कर चुका है। अब लेक्चर नंबर 5 की बात करते हैं। हम लेक्चर नंबर 5 में अगर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए और फिर बताइए क्या एक पॉसिबल आंसर यहाँ पर हो सकता है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सबस्ट्रेट में एक खास बात नजर आ रही होगी कि यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है आपके पास वो एल्काइन है। जब भी आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़े बड़े स्ट्रक्चर दे तो हमेशा आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि उसमें किसी भी तरीके से आप फंक्शनल ग्रुप को अच्छे से ढूंढ लो, क्योंकि एक बार अगर आप फंक्शनल ग्रुप को ढूंढ लोगे तो कहीं ना कहीं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रति दिमाग चलना शुरू अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब आगे अगर आप देख रहे हो तो आपके पास यहाँ पर क्या है, रिएजेंट है। और अभी अभी हमने बात की थी कि जो यहाँ पर Na लिक्विड अमोनिया है ये एक तरीके से क्या होता है, बर्च रिएजेंट होता है। मतलब यहाँ पर आपके पास कुछ बर्च रिडक्शन जैसी वाली बात होने वाली है। और ये वाली बात सिर्फ किसके लिए है, आप लोगों को डराने के लिए है और कुछ नहीं है। कंडीशंस हमेशा ज्यादा मैटर नहीं करती हैं, मैटर करता है जो आपके पास मेन रिएजेंट दिया होता है। और फिर सेकंड स्टेप में आपके पास क्या दिया हुआ है, वर्कअप करने के लिए दिया है H3O+ टाइप का दिया है। मतलब कहने का मतलब सिंपल ऐसा है कि आपको यहां पर एल्काइन के सामने क्या करवाना है, बर्च रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट करवाना है। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए जब आप लोगों ने पढ़ा था कि यदि आपके पास एल्काइन है, ध्यान से सुनना, यदि आपके पास एल्काइन है और एल्काइन के सामने दो रिएजेंट आते थे, एक रिएजेंट का नाम होता था लिंडलार्स कैटलिस्ट, याद आ रहा है क्या, एक होता था लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो उस वाले केस में आपके पास वहां पर सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता था, सिस एल्कीन है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमने बहुत अच्छे से सीख रखा हुआ है सिस एल्कीन क्या होती है। और एक आपके पास आता था बर्च रिएजेंट, बर्च रिएजेंट। इस वाले केस में आपके पास एल्काइन के सामने यहां पर भी एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहां पर जो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा वो कैसी एल्कीन होगी, ट्रांस एल्कीन। बस इस बात को आपको ध्यान रखना था। तो कहीं ना कहीं आपका जो यहां पर आंसर आएगा वो ट्रांस एल्कीन आएगा। तो आपको ट्रांस एल्कीन को खोजना है। तो देखो ये वाली एल्कीन ट्रांस तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो एल्कीन ही नहीं है, ये तो एल्काइन है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इस वाले ऑप्शन की बात करते हैं तो इस वाले ऑप्शन में तो कोई सिस ट्रांस का फंडा ही आपको एक तरीके से नजर ऐसे नहीं आ पा रहा होगा, है ना। बात समझ में आ रही है। अब अगर इस वाले केस में बात करते हैं, यहां पर देखो जरा ध्यान समझना, इस वाले केस में यहां पर देखो, इस वाले केस में हम ये क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जो आपके रिडक्शन होगा वो इस ट्रिपल बॉन्ड की जगह ही रिडक्शन होगा, इसी जगह डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन वहां पर एकदम कॉर्डर में दे रखा है। तो यहां पर इस पोजीशन पर नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 और 5 के बीच में रिडक्शन होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बात समझ में आ रही है क्या। ऐसे ही इस वाले केस में तो देखो आप करो यहां से नंबरिंग, मतलब नॉर्मली आप रैंडम नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं कोई यहां पर आयुपैक नेमिंग नहीं करा रहा हूं, नहीं तो बोलोगे अरे सर आयुपैक नेमिंग में डबल बॉन्ड को यहां से करते हैं, बिल्कुल। लेकिन हम यहां पर एक रैंडम नंबरिंग कर रहे हैं, बस ये चेक कर रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड अगर यहां है तो रिडक्शन भी यहीं पर होगा। तो आपके पास ये जो फॉर्म है, ध्यान देखना, ये वाली फॉर्म कैसी है, ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। तो आंसर तो हट गए। इसके ऑप्शन की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर भी 4 5 के बीच में, लेकिन ये कैसा नेचर है, ये इस एल्कीन का सिस नेचर है। और आपको पता है आंसर क्या आने वाला है, ट्रांस। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो बस डायरेक्ट आप क्वेश्चन यहां पर देखकर ही कर सकते थे, यहां पर कोई भी मैकेनिज्म वगैरह की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चंस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं वो बिना मैकेनिज्म के हो ही नहीं सकते, लेकिन अगर आप उसको सही से अप्रोच करने की कोशिश करो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पेन चलाने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे सर कैसे बोल रहे हो, अरे मैं ऐसे बोल रहा हूं जब आप ज्यादा समय बिताओगे तब ज्यादा समय बिताने पर आपको ये समझ में आ जाएगा। एक बार सीख जाओ करना क्या होता है, फिर तो वही करना होता है जो हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। द कंपाउंड दैट इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4। देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन और फेमस क्वेश्चन है। ऑक्सीडाइज्ड ना हो और किसके द्वारा ना हो, KMnO4 के द्वारा ना हो। सबसे पहले तो ये आपको पता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
तो आप बोलोगे सर अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये तो सभी को ऑक्सीडाइज कर देगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में KNO4 ही देखा होगा। फिर K2Cr27 जैसे हो गए, HNO3 बहुत कंसंट्रेट में अगर लिया हो। अब नॉट ऑक्सीडाइज की बात हो रही तो एक फेमस क्वेश्चन है ये। इस फेमस क्वेश्चन का सिंपल सा फंडा ऐसा है कि आपके पास यहाँ पर जो ये एरोमेटिक वाला पार्ट लगा हुआ है, या मतलब रिंग वाला पार्ट लगा है, उसकी इस वाली पोजीशन पर, जिसको हम बेंजाइलिक पोजीशन कहते हैं, यहाँ पर बेंजाइलिक H होना चाहिए। अगर आपके पास बेंजाइलिक H है तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, और यदि बेंजाइलिक H नहीं है तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो हमें यही देखना है कि किस वाले रिंग के जस्ट बाहर वाले पार्ट पर बेंजाइलिक H नहीं है। अगर आप इसने बात को खोजने की कोशिश कर पा रहे हो तो समझ जाना आपका आंसर भी आ जाएगा। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये पूरा ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं तो ये NCERT की रिएक्शन है, और जो कि कन्वर्जन के टाइम फेमस रिएक्शन होती है। जब आपने अगर 12th क्लास का बोर्ड दिया होगा तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, गेट 2008 में आया हुआ और NCERT का क्वेश्चन है। सभी चीजों की जो फाउंडेशन होती है वो हमेशा बेसिक से ही स्टार्ट होती है। अगर आपके बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होंगे तो आगे हायर चीजें भी बहुत आसान लगेंगी। देखो फिर से देखो, बेंजाइलिक H है तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे ना। हमें तो कौन सा ढूंढना है, नॉट ऑक्सीडाइज्ड। बात को समझो। इस वाले केस की बात करते हैं। फिर से देखो, इस वाले केस में यहां पर भी बेंजाइलिक H है। अरे आता होगा ना यार कंप्लीट करना। अगर ये कार्बन है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हाँ, इस वाले केस में देख लो, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस वाले पार्ट पर आपके पास बेंजाइलिक H है ही नहीं, तो यहां पर आपके पास कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन बाकी सब केसेस में आपके पास COH, इस पूरे ग्रुप की जगह भी COH आएगा। इंटरेस्टिंग बात यही है, इस पूरे ग्रुप की जगह भी COH आएगा, लेकिन यहां पर इस वाले केस में कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी यहां पर ऑक्सीडाइज वाला फंडा नहीं लगने वाला है। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि KNO4 का यहां पर जोर ही नहीं है। तो आप थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं इस क्वेश्चन के बाद। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको रिएजेंट से रिलेटेड ज्यादा पूछती हैं। आपको मैं इतने सारे क्वेश्चंस करवा रखा हूं, ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस हमने कवर कर रखे हैं। अभी तक एक ही बात समझ में आ रही होगी, रिएजेंट, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट और नेम रिएक्शन। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिएजेंट वाला पोर्शन, क्योंकि वो हर जगह बहुत ज्यादा लेवल पर पूछा जाता है, और हायर एजुकेशन में तो खासकर रिएजेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। द मेजर प्रोडक्ट पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, आपके पास ऐसा दिया हुआ है। पहले आप डर जाइए बिल्कुल अच्छे से, और फिर देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होगा। एक बार खुद से दिमाग लगाओ कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। सबसे पहले आप देखो, यहां पर आपके पास कुछ 1,3 डायोल दिया हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? 1 2 3 1,3 डायोल। आप एक बात आज के बाद याद कर लो, जब भी आपकी जिंदगी में डायोल आएगा समझ जाना वहां पर प्रोटेक्शन की बात हो रही है। फिर से, जब भी आपकी जिंदगी में डायोल आएगा समझ जाना वहां पर प्रोटेक्शन की बात हो रही है। तो यहां पर प्रोटेक्शन करवाएंगे, और हमेशा जब भी आपके पास एक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो हमेशा प्रोटेक्शन होता है मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप का। फिर से सुनो, जब भी आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हमेशा मोर रिएक्टिव ग्रुप का क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। तो देखो, एक तरफ तो आपके पास यहां पर क्या है, कीटोन है, और लिख देता हूं, एक तो आपके तरफ यहां पर क्या है, एस्टर है, और एक तो आपके तरफ यहां पर क्या है, कीटोन है। और आपको पता है कीटोन और एस्टर में कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होता है और एस्टर कम रिएक्टिव होता है। मानते हो इस बात को? अब अगर आप प्रोटेक्शन करवाओगे ही तो किसके साथ प्रोटेक्शन करवाओगे, कीटोन के साथ करवाओगे। अब प्रोटेक्शन करके कैसे नजर आने वाला है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रोटेक्शन करके ये कुछ ऐसा समझ में आएगा, इस तरीके से यहां पर O, यहां पर O, यहां पर ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? सही कर रहे हैं क्या? 1 2 3 1 2, गलत है थोड़ा हल्का सा, 3 कार्बन होनी चाहिए, तो हम यहां पर 3 कर देते हैं। क्या दिक्कत है? यहां पर आ जाएगा, ऐसे कर लेते हैं, देखना यहां पे ऐसे ऐसे और ऐसे, अब सही है। और यहां पर इस जगह आ जाएगा इस तरीके से। ये हो गया प्रोटेक्शन सबसे पहले। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद आपके पास MEMGBr है।
अब MEMGBr बोले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव वाला पार्ट है, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव वाला पार्ट है, और आपको सामने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी नजर आ रहा है। बोलो नजर आ रहा है? तो होगा क्या यहाँ पर? होगा ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है इस पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा, ऊपर जाएगा, वापस आएगा, OET को बाहर निकालेगा। इस तरीके से बन जाएगा। जब आपने इस तरीके से बनाया तो यहां पर आपके पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड OMe। देखना ऐसे बताता हूं, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां पर तो आपने इस वाले ग्रुप का तो क्या कर दिया, प्रोटेक्शन कर दिया। इसको तो मैं यहां पर लिखता ही नहीं हूं, इसका प्रोटेक्शन हो गया। और यहां पर आपके पास आ गया है C डबल बॉन्ड OMe। क्योंकि MEMGBr एक्सेस में है तो फिर से आपके पास MEMGBr आएगा। आपको पता है ये एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड या फिर कीटोन के साथ भी रिएक्ट करता है, ऐसे ही करेगा। ये यहां जाएगा, फिर वर्कअप होके यहां पर क्या जाएगा, H आ जाएगा, मतलब एक एल्कोहल में फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मतलब इस तरफ प्रोटेक्शन वाला ग्रुप है, इस तरफ एल्कोहल वाला ग्रुप है, और लास्ट में H3O+ है। तो H3O+ दो काम आएगा, एक तो वर्कअप के काम आएगा इस वाले केस में जो O- आया था, और एक काम आएगा इसके डी प्रोटेक्शन में। डी प्रोटेक्शन में जनरली डी प्रोटेक्शन हटाने का तरीका ही होता है कुछ H3O+ जैसा सिंबल देना। तो एक ही रिएजेंट दो काम कर रहा होगा। तो फाइनली अगर मैं आपको बताऊं तो देखो यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ OET को कुछ चेंज ही नहीं किया तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। कीटोन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, अलग ही दुनिया चल रही है। देखो एल्कोहल बन रहा है और यहाँ पर डी प्रोटेक्शन हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जो हम बना रहे हैं वो यही तो होगा, बी होगा। देखो सी देख लेते हैं। अरे ये कीटोन तक नहीं रहेगा क्योंकि ये एक्सेस में दिया है, एक्सेस में दिया है, तो ये भी गलत हो गया। अगर ये एक्सेस में नहीं होता तो सोच सकते थे, पॉसिबल हो सकता था, और यहाँ दोनों की तरफ कर दिया तो ये नहीं हो सकता। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आपको यहाँ पर बस प्यारे तरीके से रिएजेंट का आइडिया होना चाहिए था, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से हो जाता। मैं बार बार एक ही बात आपको बोल रहा हूँ और हर लेक्चर में एक ही बात बोलूंगा कि रिएजेंट जितना अच्छा उतनी अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पकड़, उतनी अच्छी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्कोर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये। पहले आप डर जाओ देखकर, एकदम खतरनाक तरीके से डर जाओ कि सर पता नहीं क्या दिया हुआ है, कौन सा रिएजेंट है क्या नहीं है। सुनो यार आप लोग बातें, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये फेमस रिएजेंट है, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लो, ये एल्कीन है। फिर सुनो, ये एल्कीन है और एल्कीन के सामने जब भी कुछ मरकरी का ऐसा कंपाउंड आ जाए अजीबोगरीब, तो आप समझ जाना वहां पर रिएक्शन हो रही है OMDM। कौन सी रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन तो ऐसी रटी होनी चाहिए थी 12th क्लास में ही, क्योंकि बोर्ड लेवल पर पूछी जाती हैं तो वहीं से ही पूरा उठाया गया है। तो OMDM के बारे में दो बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर मार्कोनिकोफ रूल लगता है किसमें? H and OH में। और यहाँ पर नॉन क्लासिकल कार्बोनेट का फॉर्मेशन था जो कि रीअरेंजमेंट नहीं कर पाता, ये बात भी पता होनी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर एंटी एडिशन होता है जो कि स्टीरियोकेमिस्ट्री, यहाँ पर तो मेंशन नहीं है लेकिन आगे अगर कभी बात आ जाए तो आप एंटी एडिशन लगाने से बिल्कुल भी मत झिझकना। तो हम सबसे पहले क्या करें, इस पूरे वाले पार्ट से हमें बस इतना समझ में आ गया है, यहाँ से H और OH लेके आना है। मतलब कि सर यहाँ पर OH लगा दो और यहाँ पर H लगा दो। तो सबसे पहले तो आप यही चेक कर लो, A तो हो ही नहीं सकता, बी भी हो ही नहीं सकता, दो ऑप्शन कट गए। हाँ सी और डी, अब इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन सर सी और डी में देखना क्या गलती आ रही है। सी और डी में एक में इस एस्टर के साथ छेड़छाड़ी नहीं की गई है और एक में इसके साथ छेड़छाड़ी की गई है। तो सर हम करें तो करें क्या, और यही ऑप्शन सबसे बेस्ट था और अच्छा था। देखो आपने ये सब बातें जो मैंने बताई अभी, ये तो 12th लेवल तक पढ़ रखी थी, लेकिन जब आप BSc से MSc लेवल पर आ रखे हो, आपने 5 साल दिए हैं, तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए कब कौन सा रिएजेंट क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। अगर देखोगे तो यहाँ पर ये जो खेल करेगा वो खेल कौन करेगा? OH माइनस करेगा। हम लोग क्या समझ रहे हैं कि OH माइनस बहुत शरीफ सा है, सिर्फ वो क्या करेगा, इसके साथ OH करके चला जाएगा। अरे भाई बहुत नटखट होते हैं, जो भीड़ में आते हैं वो कभी कभी नटखट बन जाते हैं। तो समझ जाना ये यहाँ पर इस एस्टर के साथ क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नजर आ रहा है, ये यहाँ पर ऐसे अटैक करेगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पर OH आएगा, फिर वापस होके O माइनस आ जाएगा। तो मतलब आपके पास ये वाला ग्रुप OH आ जाएगा। मतलब इसका एक तरीके से आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो। तो ऑप्शन सी ना होके ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ चुकी है बात एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना स्टैंडर्ड बुक क्लेडन वगैरह में बहुत सारे ऐसे दिए हुए हैं इसी प्रकार के, तो आपसे पूछे भी जाएंगे क्या होता है क्या नहीं। तो पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। सोचो एक बार क्या हो सकता है इसमें पॉसिबिलिटी, दिमाग लगाओ।
थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा। मैं एक साथ दो काम कर रहा हूँ ना, एडिटिंग भी करना खुद ही पड़ता है, वीडियो भी बनाना पड़ता है, तो है ना, यही सारी चीजें हैं। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आप लोग है ना डर जाओ यार, सर हमें तो क्वेश्चन देख के डर लग रहा है, खासकर ऑप्शन है ना, डरना है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर डरना है कि सर हम डर चुके हैं, हमसे क्वेश्चन नहीं होने वाला, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी भी अच्छी कर ले, हमसे क्वेश्चन नहीं होने वाले। समझ जाओ एकदम अच्छे से, ठीक है, मान गया। फिर भी कोशिश तो करो। क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर? सबसे पहले आपको एलडीए की बात समझ में आ रही होगी थोड़ी सी। अरे यार ये क्या, एलडीए क्या होता है? एक हिंडर्ड बेस होता है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है, एसिडिक एच लेके जाएगा। अरे बेस का जिसको थप्पा लगा दिया वो पक्की बात है एसिडिक एच बिना लिए जाए मानेगा ही नहीं। अरे ये आपके बस में नहीं है, मानेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास इस तरीके से, ऐसे, अरे बोलो ना, यहां पर ये एलडीए क्या करेगा, इसको यहां से ऐसे ले जाएगा इस तरीके से। तो सबसे पहले अगर मैं पीएच HCl की बात ही कर रहा था तो ये अटैक कहां से करने वाला है? सिंपल सी बात सुनो, यहां पर आपके पास ये जो नेगेटिव है इस Ac पर अटैक करके Cl को बाहर कर देगा, ऐसे नेगेटिव Ac पर अटैक करके Cl को बाहर कर देगा। लेकिन सवाल है आएगा कहां? तो ये डिसाइड करेंगी 5 मेंबर रिंग। देखो 5 मेंबर रिंग दोनों इस तरीके से हैं, उनके जो दोनों H है वो ऐसे दिखा रहे हैं। पहले जब दोनों H ऐसे दिखा रहे हैं, ये एलडीए लाने से पहले की कहानी बता रहा हूं मैं। अब ऐसा मत सोचना एलडीए लाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि तब तो कार्बोनाइन बन रहा ना भाई उस जगह पे, उससे कोई मतलब है भी नहीं। वैसे हमें दोनों 5 मेंबर रिंग आपके पास ऐसी हैं, और दोनों 5 मेंबर रिंग ऐसे मैं कैसे बता रहा हूं, क्योंकि दोनों H ऊपर की तरफ है। जब दोनों 5 मेंबर रिंग ऐसे हैं तो अटैक कहां से, नीचे से होगा क्या? नहीं, कैविटी हिंड्रेंस है, अटैक हमेशा ऊपर से होगा। तो इसका मतलब जो यहां पर SEPH आएगा इस जगह पर आएगा, वो कहां आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। इतना समझ में आना चाहिए। तो मजे वाली बात तो यही है कि इसका फर्स्ट के बाद सेकंड कराने के बाद फिर ऑप्शन दिए हैं। अब आप इसमें ऑप्शन चेक करोगे तो नहीं आएगा कुछ भी समझ में। तो अभी तक क्या समझ में आया? देखो अभी तक क्या समझ में आया, मैं लिख देता हूं। अभी तक हमें ये समझ में आया कि ये सब समझ में आ गया ना। यहां से मिटा देता हूं थोड़ा सा। हाँ, मैं ये बता रहा हूं कि यहां पर जो SEPH है वो आपके पास कहां जाएगा? ऊपर की तरफ आएगा। इतना समझ में आ चुका है। अब फिर आपके पास एलडीए है, तो एलडीए फिर आपके पास क्या करने वाला है? एलडीए फिर आपके पास यहां से जो एक और एसिडिक एच है उसको ले जाएगा, फिर वो जो नेगेटिव आएगा। अब देखो खेला होने वाला है क्या। यहां पर माइनस है, यहां पर MEI है। अब आपके पास जो ये SEPH आपको ऊपर की तरफ नजर आ रहा था, अब वही SEPH आपको प्लेन में नजर आएगा। क्यों प्लेन में नजर आएगा? क्योंकि कार्बोनाइन बना दिया है मेरे भाई। अरे क्या बना दिया है? कार्बोनाइन। तो ये SEPH इस तरीके से प्लेन में नजर आएगा, इस तरीके से माइनस रहेगा ही। अब अगर ये प्लेन में नजर आ रहा है, फिर से जो Me ही है, MEI में मतलब ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है इस पर ऐसे अटैक करके आई को बाहर निकाल देगा। तो Me ग्रुप कहाँ आएगा? तो ये जब प्लेन में हो चुका है तो फिर से वही कैविटी हिंड्रेंस वाली बात, तो Me जरा ऊपर से ही आएगा। तो जब Me ऊपर से आ जाएगा फिर आपके पास SEPH ऑटोमेटिकली डाउन में आ जाएगा। बात को समझना, Me आपके पास कहां पर आ गया है? ऊपर की तरफ, और SEPH आपके पास कहां पर आ गया है? नीचे की तरफ। ये क्वेश्चन टिपिकल इसीलिए था स्टार्टिंग में, सिर्फ स्टीरियो की वजह से। ऐसे क्वेश्चन में आपको स्टीरियो का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, और खासकर डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री का आपको आइडिया ज्यादा होना चाहिए। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एलडीए पीएच HCl से SEPH को ऊपर की तरफ लगा दिया, ठीक है, क्योंकि यहां पर कैविटी हिंड्रेंस था, ऊपर से ही आएगा। फिर जब दोबारा से मैं एलडीए लेके आया तो कार्बोनाइन बनाया, वो प्लेनर स्पीसीज हो गई, और प्लेनर होने पर अब जो Me होगा फिर से ऊपर की तरफ अटैक करेगा, क्योंकि वहां पर कैविटी हिंड्रेंस है, किसमें? दोनों 5 मेंबर रिंग की वजह से। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी सी कहानी आ गई जहां पर Me ऊपर और SEPH नीचे। ऑप्शन चेक करो, SEPH नीचे, ये अभी तक सही है। ऑप्शन सही नहीं है, ये चीजें सही हैं, ये गलत है, Me नीचे है, ये भी सही है, और ये गलत है, Me नीचे है। मतलब आपके पास A और C में से ऑप्शन होगा, B और D में से ऑप्शन की बात ही नहीं करेंगे। जब आपके पास ये बन चुका है, अब आपके पास क्या है? H2O2 50 डिग्री सेल्सियस। तो कहीं ना कहीं कभी कभी टेम्परेचर देख के आपको ध्यान करना पड़ेगा। ये आपके पास बना क्या है? SEPH है, और यहां पर क्या है? आपके पास H2O2 है, तो ये Se को किसमें? SeO सिलिन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा सिलिन ऑक्साइड में। तो
तो मतलब आप हर जगह कुछ ऐसा कर सकते हो, इसमें भी O- और इसमें भी O-। अब आपने जब सेलेनियम ऑक्साइड के साथ हीटिंग करवाई होगी तो आपने वहां पर एलिमिनेशन की बात की होगी, बोलो की है क्या? और एलिमिनेशन जब भी करवाते हैं तो हमेशा जो C है और जो आपके पास H निकाल रहे हो, दोनों की स्टीरियो क्या होनी चाहिए? सेम। ये खास बात थी क्योंकि ये सिन एलिमिनेशन होता है। कैसा एलिमिनेशन होता है? सिन एलिमिनेशन होता है, पायरोलिटिक सिल एलिमिनेशन, ऐसा कुछ आप लोगों ने थोड़ा बहुत अगर शब्द सुना हो तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो कोई बात ही नहीं है, दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। आज तक आता तो जो हमने परेशान हो रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, है ना? अगर आगे भी नहीं आएगा तो जिंदगी खत्म नहीं होने वाली। अब देखो यहां से क्या था, यही दिक्कत थी कि आपके पास इसके साथ सेलेनियम इस पे है, लेकिन ये वाला H नहीं हट सकता, तो डबल बॉन्ड यहाँ नहीं है क्योंकि ये कहां पर है? वेज पर है, डैश पर नहीं है, डैश पर नहीं है। तो कहने का मतलब ये वाला ऑप्शन तो कट ही जाएगा अपने आप, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये जिस पर है सिन होता है एलिमिनेशन, H को भी सिन होना चाहिए था। तो यहाँ पर जब एंड में ऑप्शन था तो एम के पास क्या था? C H और H था, तो यहाँ से ये H हट के डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। फाइनली आंसर आपके पास ये बन जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को 4 तारे लगा लो जितने लगाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं। यहाँ पर इस लेवल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। देखो यहाँ पर रिएजेंट्स भी आपसे पूछ लिया गया, यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में पूछ लिया और यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म का एक अच्छी सी जानकारी भी पूछ ली गई है। तो क्वेश्चन हमेशा मिक्स्ड में आते हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, क्लियर एकदम अच्छे से। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये थे आपके पास लेक्चर नंबर 5 से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस। हर एक लेक्चर में मैं 5 क्वेश्चंस इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, आराम से सीखो, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करो, नोट डाउन करो क्या क्या बातें सीखने को मिली और फिर नेक्स्ट लेक्चर देखने की कोशिश करो। उम्मीद करता हूं आपको सेशन बहुत अच्छे से पसंद आ रहा होगा। कोशिश करो मैक्सिमम लोगों तक बताने की ये बात, ताकि एंड टाइम पे एग्जाम से पहले कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हो ही जाए। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।